हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्टडीग्राम बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है राजस्थान का अरावली प्रदेश। दोस्तों, ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में या फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश जो राजस्थान के लगभग बीच में स्थित है, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। दोस्तों, हम 2 से 4 वीडियोस में उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान पर एक विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। और आगे आने वाले वीडियोस में हम पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। अपना जो टॉपिक एट प्रेजेंट चल रहा है दोस्तों, वो है अरावली प्रदेश और ये इसका दूसरा वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने यह समझने का प्रयास किया था कि अरावली प्रदेश का विस्तार जो है किस दिशा में पाया जाता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इसमें कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, इसकी कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में इसके विस्तार का कितना प्रतिशत पाया जाता है, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की और इसकी कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों पर चर्चा की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम और बेसिकली और थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, यह दक्षिण पश्चिम में, देखिए या तो मैप पे फोकस कीजिए या इस डायग्राम पे फोकस कीजिए, दोनों में से किसी एक पे फोकस कीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में रायसीना हिल्स दिल्ली तक विस्तृत है। दोस्तों, इसकी कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है और इसके विस्तार का 80% जो है वो राजस्थान में स्थित है। इसका कुल जो विस्तार है उसका 80% भाग राजस्थान में स्थित है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विस्तृत है और इसका 80% भाग राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 550 या 550 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अच्छे से याद है। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का यह 9.3% भाग को कवर करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसे राजस्थान में 3 खंडों में विभाजित किया गया है या 3 खंडों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो देखिए कैसे बांटा गया है। देखिए, इसका जो राजस्थान में सबसे उत्तर पूर्वी बिंदु है वो है खेतड़ी। झुंझुनू तांबे या कॉपर के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये जगह, आप जानते ही हो। खेतड़ी या झुंझुनू से लेकर सांभर, फुलेरा तहसील जयपुर में सांभर, और सांभर झील है वो भी फेमस है, आपको अच्छे से पता है। तो खेतड़ी झुंझुनू से लेकर सांभर के बीच का जो क्षेत्र है वो बेसिकली उत्तर अरावली कहलाता है। दोस्तों, उत्तरी अरावली कहलाता है और यह 3 जिलों को मुख्यतः कवर करता है। कौन से 3 जिले? जयपुर, दौसा और अलवर। देखिए, सीकर हुआ, झुंझुनू हुआ, उसमें भी ये जो पर्वत श्रेणी है वो बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अपने को बेसिकली 3 जिले याद रखने हैं उत्तर अरावली से, उत्तरी अरावली से। कौन कौन से? जयपुर, दौसा और अलवर। इसके बाद दोस्तों, सांभर से लेकर देवगढ़, थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो देवगढ़ कहाँ पर? राजसमंद में। तो सांभर से लेकर देवगढ़ के बीच का जो भाग है दोस्तों वो कहलाता है मध्य अरावली, और इससे संबंधित जो जिला याद रखना है वो है अजमेर। कौन सा? अजमेर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देवगढ़ से लेकर खैर ब्रह्म सिरोही, ये खैर ब्रह्म सिरोही जो है दोस्तों वो राजस्थान में इस पर्वत श्रेणी का सबसे दक्षिण पश्चिमी बिंदु है। अच्छा, एक और चीज, खैर ब्रह्म जो है दोस्तों वो गुजरात का राजस्व गांव है, रेवेन्यू विलेज है, लेकिन खैर ब्रह्म की पहाड़ियां, ठीक है, सिरोही में भी पाई जाती है, तो कंफ्यूज मत होना। देवगढ़ राजसमंद से लेकर खैर ब्रह्म सिरोही के बीच का जो भाग है
वो दक्षिण अरावली कहलाता है। और इसमें हमें मुख्यतः 3 जिले याद रखने हैं, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियोस में दोस्तों हम इन्हीं खंडों पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो थोड़ी सी रूपरेखा रूपरेखा आपको बता देता हूं मैं। दक्षिण अरावली में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा गया है, आबू खंड और मेवाड़ अरावली। आबू खंड में हम उड़िया के पठार पर चर्चा करेंगे, भाकर की पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, गुरु शिखर पर चर्चा करेंगे। और मेवाड़ अरावली के अंदर हम देखेंगे बोराट का पठार क्या है, ऊपर माल का पठार क्या है, देश हरो क्षेत्र किसे कहते हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ क्या है, भोमट के पठार पर चर्चा करेंगे, साथ ही मैसा का पठार है और लसारिया के पठार पर चर्चा करेंगे। तो ये तो हुआ किसका, दक्षिण अरावली का। इसके बाद हम मध्य अरावली पढ़ेंगे दोस्तों। मध्य अरावली में हम मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, टाटगढ़, नाग की पहाड़ियाँ और तारागढ़ की पहाड़ी पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में दोस्तों हम बैराट की पहाड़ी, बरवाड़ा की पहाड़ी, बहराज की पहाड़ी, बाबोई की पहाड़ी, हर्ष का पर्वत, रघुनाथगढ़, क्रांसका का पठार या कांकनबाड़ी का पठार, इन पॉइंट्स पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि अभी अपने वीडियो में आगे आने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दक्षिण अरावली देवगढ़ राजसमंद से लेकर खैर ब्रह्म सिरोही के बीच का अरावली का क्षेत्र। और इसमें मुख्यतः कितने जिले, 3 जिले, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। ठीक है, दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा है दोस्तों। एक पहला भाग है आबू खंड। अब आबू खंड पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो नाम से ही पता है हम कौन से जिले की बात करेंगे, इसमें सिरोही की। ठीक है, ज़्यादातर भाग कौन सा है आबू खंड का, सिरोही में। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने नाम है उड़िया का पठार। तो दोस्तों फैक्ट्स सबसे पहले बताता हूँ। उड़िया का पठार कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में, गुरु शिखर के पास में। माउंट आबू सिरोही में गुरु शिखर के पास में स्थित है उड़िया का पठार। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1362 मीटर, 1362 मीटर। ये तो फैक्ट्स हैं जो ऐसे के ऐसे याद रखने हैं आपको। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है यह बैथोलिथ प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। बैथोलिथ प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। बैथोलिथ चट्टानें कैसी होती है, गुंबदाकार चट्टानें होती है। अगर एक सरल भाषा में बोलूं दोस्तों तो पृथ्वी के धरातल से नीचे, ठीक है, ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित, पृथ्वी के धरातल से नीचे ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित गुंबदाकार आंतरिक चट्टानों को बैथोलिथ चट्टानें कहते हैं। थोड़ा सा इस पर आपको और समझाता हूं दोस्तों। देखिए हल्का सा एक रफ डायग्राम बनाऊंगा। ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है और नीचे ये है पिघला हुआ लावा। अच्छा एक चीज़ और, धरती के नीचे जो या पृथ्वी धरातल के नीचे जो लावा होता है उसे लावा ना कहकर अपने क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मैग्मा। यह मैग्मा दोस्तों ज्वालामुखी क्रियाओं से धरती की सतह के ऊपर आ जाता है और ऊपर आ जाता है तो ये लावा कहलाता है। एकदम सरल भाषा में बता रहा हूं आपको, क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। ठीक है, अब ये लावा जो है इसके जमने से धरातल के ऊपर चट्टानों का निर्माण होगा और यदि ये मैग्मा धरातल के भीतर ही कहीं जम जाए तो इस मैग्मा के जमने से भी चट्टानों का निर्माण होगा। तो लावा या मैग्मा के ठंडे होकर जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों उन्हें आग्नेय या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। कौन सी चट्टानें कहते हैं दोस्तों, आग्नेय या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये धरातल के ऊपर भी निर्मित हो सकती है और धरातल के भीतर भी। तो अपने को बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये टॉपिक जो है वो अपने आगे किसी वीडियो के अंदर ज्वालामुखी नाम से लेंगे। ज्वालामुखी का टॉपिक आएगा, उसको विस्तार से समझाऊंगा, विद डायग्राम समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान रखें, यदि मैग्मा के धरातल से नीचे ही, इसीलिए मैंने बोला आंतरिक, बाह्य लावा से जो चट्टानें बनेगी वो कौन सी होगी, एक्सटर्नल इग्नियस रॉक्स। ठीक है, बहिर्वर्ती आग्नेय चट्टानें। और धरातल के भीतर जो बनेगी वो होंगी इंटरनल इग्नियस रॉक्स या आंतरिक आग्नेय चट्टानें। तो ये बैथोलिथ जो है
वो मैग्मा के जमने से बनता है। और मैग्मा कहाँ होता है? धरातल के नीचे। तो धरातल के नीचे मैग्मा के जमने से यदि गुंबदाकार आंतरिक चट्टानों का निर्माण होता है तो ऐसी चट्टानों को बैथोलिथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद हो जाएगा आपको। हो सकता है विद टाइम क्या होता है दोस्तों, कई बार यहाँ पर ये ऊपरी सतह जो होती है मृदा की या फिर थोड़ी ऐसी चट्टानें जो इन चट्टानों से थोड़ी कम कठोर हो, उनका अपर्दन हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। तो ये जो गुंबदाकार चट्टान है वो पठार के रूप में उजागर हो जाती है धरती के ऊपर। तो उड़िया का पठार ऐसा ही पठार है। ठीक है, तो अपने को क्या याद रखना है? उड़िया का पठार कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में, गुरु शिखर के पास में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1362 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कैसा है ये? बैथोलिथ प्रकार की चट्टाना का उदाहरण है। और बैथोलिथ चट्टानें क्या होती है? पृथ्वी के धरातल के नीचे ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित मैग्मा के ठंडे होकर जमने से जो गुंबदाकार चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें बैथोलिथ की चट्टानें कहते हैं। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, पूरे आबू खंड को ही हम बैथोलिथ प्रकार की चट्टानों का उदाहरण मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाकर की पहाड़ियां। देखिए दोस्तों, फिर से फैक्ट्स की बात करता हूं। भाकर की पहाड़ियां, एक चीज आपको इससे याद रखनी है, यह तीव्र ढाल की पहाड़ियां होती है। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन तो यही बनता है, तीव्र ढाल की पहाड़ियां। ठीक है, सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर की पहाड़ियां कहते हैं। तो दोस्तों आपको स्पष्ट हो गया, यह सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इनको डिटेल में और समझें या थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जाने, तो एक चीज़ ध्यान रखना, सिरोही, ये मान लीजिए सिरोही है, इसके पास में उदयपुर जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है? उदयपुर। लगभग मैं राजस्थान के नक्शे में यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यह सिरोही में स्थित है, तीव्र ढाल की पहाड़ियाँ हैं। सिरोही में यह उत्तर पूर्व में है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो अपने अब थोड़ा सा याद रखना, सिरोही में उत्तर पूर्व में, सिरोही और उदयपुर की सीमा के नज़दीक स्थित तीव्र ढाल की पहाड़ियों को भाकर की पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। एक चीज और यहां पर देखिए, मैंने कुछ नाम लिखे हैं, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झालरा भाकर। देखिए नाम, देखिए दोस्तों, ये नाम आपके सामने कभी भी आए, किसी क्वेश्चन के रूप में आए, तो आपको याद रखना है यह राजस्व गांव हैं, रेवेन्यू विलेजेस हैं। कहाँ के? जालोर के। कौन कौन से? इसराना भाकर, रोजा भाकर और झालरा भाकर, राजस्व गांव हैं जालोर के। लेकिन भाकर की पहाड़ियां कहां पर है? तीव्र ढाल की पहाड़ियां हैं जो सिरोही में स्थित है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नाम, ये नाम है इसराना भाकर, रोजा भाकर, झालरा भाकर, राजस्व गांव जालोर। सीधा पूछे भाकर की पहाड़ियां, तो यह तीव्र ढाल की पहाड़ियां हैं। कहां पर? सिरोही में, उत्तर पूर्व में, उदयपुर की सीमा के नजदीक। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं। गुरु शिखर, तो आपको पता ही है दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। गुरु शिखर, जिसे कर्नल जेम्स टॉड, अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों, इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी माना जाता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो भी हैं, लेकिन जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। तो संतों का शिखर भी बोला जाता है। ये नाम किसने दिया? जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ये गुरु शिखर जो है वो दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली हुआ करती थी। दत्तात्रेय ऋषि जो है यहाँ पर तप किया करते थे। ठीक है दोस्तों, गुरु शिखर 1722 मीटर, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट आबू सिरोही में अवस्थित है। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है दोस्तों, जो ज्योग्राफी से संबंधित है। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे, तो थोड़ा सा मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के समझाता हूँ दोस्तों। देखिए, थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी गलती रह जाए तो माफ़ करिएगा।
हाँ दोस्तों, देखिए भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है और भारत के दक्षिण में एक पश्चिमी घाट है और एक इधर पूर्वी घाट है, पर्वत श्रेणियां हैं और ये दोनों आपस में आकर मिलती हैं, वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और इसके बाद में पूर्वी घाट तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है, लेकिन ये पश्चिमी घाट इसके बाद भी कंटिन्यूस रहता है और अन्नामलाई की पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसको अपने इंडियन ज्योग्राफी में आगे स्पष्ट रूप से देखेंगे, लेकिन इतना थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए। ये हिमालय है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मतलब भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी किसको माना जाता है? K2 को। इसका एक और नाम है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। हिंदी में थोड़ा सा गलत लिख सकता हूं, लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना थोड़ा सा। गॉडविन ऑस्टिन, ये गॉडविन ऑस्टिन या K2 जो है, इसे भारत की मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी की, हिमालय पर्वत श्रृंखला की भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता है। K2 8,611 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8,611 मीटर। ठीक है दोस्तों, नीलगिरी जो है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई है 2,637 मीटर। ठीक है, 2,637 मीटर, 2,637 मीटर। और इसके बाद में अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं दक्षिण में, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी या अन्नूमुडी, 2,695 मीटर, 2,695 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अच्छा दोस्तों, मैं आपके साथ ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ उस पे आते हैं अपने। ठीक है, आप सोचोगे कि ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने लग गए क्या? नहीं दोस्तों, देखिए मेरा कहने का मतलब है कि हिमालय जहाँ ख़त्म होता है उसके दक्षिण से नीलगिरी जहाँ शुरू होती है इसके उत्तर तक, ये जो भारत का क्षेत्र है, ठीक है, इससे उत्तर में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2। इससे दक्षिण में सबसे ऊंची पर्वत चोटी या दोदा बेटा या फिर अपने अन्नाईमुडी की बात करें। लेकिन भारत का ये जो क्षेत्र बच जाता है हिमालय के दक्षिण में और नीलगिरी के उत्तर में, ये जो क्षेत्र बच जाता है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, उसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी कोई है तो वो अपने वाली कौन सी है? राजस्थान की गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना, हिमालय के दक्षिण में और नीलगिरी के उत्तर में जो भारत का भाग है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात होगी अपने दक्षिण अरावली के आबू खंड की, जिसे पूरी तरीके से अपने बैथोलिथ चट्टानों का उदाहरण भी मान सकते हैं। और इसमें अपने ने पढ़ा उड़िया का पठार, भाकर की पहाड़ियां जो सिरोही में है, और सिरोही में स्थित गुरु शिखर जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसे संतों का शिखर भी कहते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने मेवाड़ अरावली पे दोस्तों। तो जितने भी इसमें नाम लिखे हैं एक एक करके इन पे चर्चा करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, ये तो मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताया है, एक मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं राजस्थान के प्रमुख पर्वतों के बारे में और पठारों के बारे में मैप के साथ आपको पढ़ाऊँगा। पूरी तरीके से मैप में आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो आपको वो मैप के थ्रू भी अच्छे से याद हो जाएगी। अभी इसको एक तरीके से डायग्राम से याद करने की कोशिश करें, और जैसे ही वो वीडियो आ जाएगा आपको मैप के थ्रू भी पूरी तरीके से ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो बिल्कुल भी आप हल्की सी भी टेंशन ना लें, कोई कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न आपके लिए हम रहने ही नहीं देंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बोराट का पठार, वही है, फैक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। बोराट का पठार जो है उड़िया के पठार के बाद में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया के पठार के बाद में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? बोराट का पठार। ठीक है, कहां पर स्थित है? पिछले वीडियो में हमने याद किया था दोस्तों, गोकुंदा की पहाड़ियां, गोकुंदा की पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर में। और कुंभलगढ़ की पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद में। तो गोकुंदा उदयपुर से लेकर
कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों वो बोराट का पठार कहलाता है और उड़िया के पठार के बाद में यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सेकंड नंबर का। ठीक है, एक तो ये याद रखें। तो मेन चीज यही है, गोकुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का क्षेत्र जो है वो बोराट का पठार कहलाता है, राजस्थान का ऊंचाई में दूसरे नंबर का पठार है। ठीक है, इसी पठारी क्षेत्र में दो पहाड़ियां पाई जाती है दोस्तों, और आपको अच्छे से याद होगी, जरगा की पहाड़ियां और रागा की पहाड़ियां। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है दोस्तों तो आपको याद होगा जरगा की पहाड़ियां और रागा की पहाड़ियां कहां पर है, उदयपुर में। तो बोराट के पठार में ही दो पहाड़ियां हैं, जरगा की पहाड़ी और रागा की पहाड़ी। इन जरगा और रागा की पहाड़ी के बीच में उदयपुर जिले में वर्ष भर हरा रहने वाला एक क्षेत्र है, उसे देश हरों का क्षेत्र कहते हैं। वर्ष भर हरा रहने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, देश हरों का क्षेत्र। तो दोस्तों 2 पॉइंट्स हो गए अपने ये क्लियर। तीसरा दोस्तों गिरवा, गिरवा की पहाड़ियां। तो मैंने बेसिकली डायग्राम में आपको दिखाया है, उदयपुर लिखा है, इसके चारों ओर इस तरीके से तस्तरी नुमा पहाड़ी क्षेत्र दिखाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों उदयपुर शहर के चारों ओर, उदयपुर शहर के चारों ओर एक तस्तरी नुमा पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है जिसे हम गिरवा की पहाड़ी या गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आसान है बिल्कुल, याद हो जाएगा। बोराट का पठार, गोकुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का पठारी क्षेत्र, जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का उदयपुर में स्थित ऐसा क्षेत्र जो वर्ष भर हरा रहता है। उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है, गिरवा की पहाड़ियां। हो ठीक है दोस्तों, 3 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद दोस्तों इधर थोड़ा सा फोकस कीजिए, भोमट का पठार। ये दोस्तों यह डूंगरपुर से लेकर एक तरीके से, सॉरी थोड़ा सा बांसवाड़ा इधर लिखेंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो अगर अपने नक्शे में देखें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके बाद में उदयपुर भी आ जाएगा और सिरोही भी आ जाएगा। तो बेसिकली अपने बात करें तो ये लगभग मैं कह रहा हूँ कि ये इतना क्षेत्र है ये, ठीक है, लगभग यहाँ पर अगर नक्शे की बात करें तो यहाँ पर एक पठारी क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही में विस्तृत है। इसे भोमट का पठार कहते हैं। कि क्या कहते हैं, भोमट का पठार। और यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, भील जनजाति, और इसी से एक भगत भील आंदोलन जो है वो इस भोमट के पठार से ही संबंधित है। दोस्तों हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, थोड़ा सा मुझे लगा इंपॉर्टेंट है बताना तो बता रहा हूँ। बाद में जो अपने हिस्ट्री के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे उस पर आराम से चर्चा करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, भोमट का पठार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही में स्थित है ये, ठीक है। और इससे कौन सा आंदोलन संबंधित है, भगत भील आंदोलन। यहाँ गोविंद गिरी जी जो डूंगरपुर से संबंधित है, डूंगरपुर में जन्म हुआ था इनका, गोविंद गिरी जी, इन्होंने सिरोही में 1883 में संप सभा का आयोजन किया था या संप सभा की स्थापना की थी। तो ये थोड़े से पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको भोमट के पठार से याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अगला जो पठार है उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा साइड में आइए, ये देखिए मैंने लिखा हुआ जयसमंद। उदयपुर में जयसमंद के, और आपको अगर ये दिशा भी दिखे तो ये कौन सी है, दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा ये, दक्षिण पूर्व। उदयपुर में जयसमंद के दक्षिण पूर्व में एक ऊबड़ खाबड़, राजस्थान का सबसे ज्यादा ऊबड़ खाबड़ या कटा फटा पठारी क्षेत्र पाया जाता है जिसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। उदयपुर में जयसमंद के दक्षिण पूर्व में राजस्थान का सबसे ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ या कटा फटा पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है, लसाड़िया का पठार कहलाता है। तो दोस्तों भोमट का पठार हो गया, देसरो क्षेत्र हो गया, गिरवा की पहाड़ियाँ होगी, भोमट का पठार हो गया। अच्छा देखो भोराट का पठार, सॉरी अगर मैंने भोमट का पठार बोल दिया हो यहाँ पे, बोराट का पठार हो गया दोस्तों, देसरो क्षेत्र हो गया, गिरवा की पहाड़ियाँ होगी, भोमट का पठार हो गया और लसाड़िया का पठार हो गया। अच्छा दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नाम एक जैसे कंफ्यूज मत होना, दोनों ही, ये है बोराट, ये है भोमट। बोराट है गोकुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में और भोमट है सिरोही से बांसवाड़ा।
या फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर और सिरोही का पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भी, कई बार हो जाता है भोराट और बोमट में कंफ्यूज हो जाता है आदमी। इसके बाद हमने देख लिया लसाड़िया का पठार। अब हम करते हैं मैसा के पठार पर चर्चा। दोस्तों मैसा का पठार, मैसा का पठार आकृति से ही संबंधित है, टोपी नुमा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, मैसा का पठार। और कहां पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और इससे अगर आपको कोई हिस्टोरिकल फैक्ट याद रखना है तो भाई फेमस चित्तौड़ का किला जो है वो इसी पठार पर स्थित है दोस्तों। और चित्तौड़ के दुर्ग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? चित्रांगद मौर्य ने। इसी मैसा के पठार पर ही चित्तौड़ के दुर्ग की स्थापना की थी। ठीक है, उससे आगे आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानते ही हैं सारे, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आपको इतना सा ध्यान रखना है, टोपी नुमा पठारी क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में क्या कहलाता है? मैसा का पठार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मैसा का पठार जो है वो तो बेसिकली देखिए, मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि चित्तौड़गढ़ जो है वो दो भागों में इस तरीके से बंटा हुआ है। ठीक है, तो ये मैसा का पठार है वो तो इस क्षेत्र में है। अब देखिए ऊपरमाल पठार की बात कर रहा हूँ मैं। ये ऊपरमाल पठार आपको ध्यान होगा, एक क्षेत्र ये घोड़े की नाल जैसा, ये भी चित्तौड़गढ़ का ही भाग है। तो ये भाग जो है वो बेसिकली भैंसरोडगढ़ वाला भाग है। कौन सा भाग है? ये है भैंसरोडगढ़ वाला भाग, और ये है मैसा के पठार वाला भाग। ठीक है, थोड़ा सा मैप में ध्यान रखना। अब देखिए भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ यहाँ पर, और भीलवाड़ा है इसके यहाँ पर, अपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद कर चुके हैं ये। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल का पठार कहलाता है। अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, ऊंचाई पर स्थित है। तो देखो ऊपर, ठीक है, उपजाऊ होने से क्या आता है? माल। तो ऊपर स्थित माल, तो ठीक है, तो ऊपरमाल का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है, ऊंचाई पर स्थित उपजाऊ क्षेत्र। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच का उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। अच्छा दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, एक तो हो गया, ये देखिए 2-3 नाम लिख रहा हूं मैं आपको, कंफ्यूज मत होना आप इन नामों को लेके। एक तो है बिजोलिया, ठीक है दोस्तों, एक है बीजासन, और एक है बिजराल की पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? बिजोलिया और बीजासन जो है दोस्तों वो तो है भीलवाड़ा में, और देखिए रा आ रहा है इसमें, और बिजराल है राजसमंद में। तो इन 3 वर्ड्स में थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों, तो इसलिए बस मैंने बताया आपको। बाकी अपने अभी तो अपने इतना ही याद रखें। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच में ऊंचाई पर स्थित उपजाऊ मैदान को ऊपरमाल का पठार कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको दक्षिण अरावली का ये जो विभाजन है, आबूखंड और मेवाड़ अरावली, ये बिल्कुल स्पष्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ, आप आराम से पॉइंट्स नोट कर लें, और इसके बाद में अपने मध्य अरावली और उत्तरी अरावली पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने दोस्तों दक्षिण अरावली को विस्तार से समझ लिया है। अब हम चलते हैं मध्य अरावली पर। तो दोस्तों चाहे मैप पे फोकस करो, चाहे इस डायग्राम पर फोकस करो, हमें पता है जयपुर के फुलेरा तहसील में स्थित सांभर से लेकर राजसमंद जिले के देवगढ़ के मध्य का जो अरावली का क्षेत्र है वो मध्य अरावली कहलाता है। और इसमें हमें मेनली एक ही जिला याद करना है, कौन सा? अजमेर। तो दोस्तों इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इससे क्या फैक्ट याद रखना है? मध्य अरावली को अजमेर जिले में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। मध्य अरावली को अजमेर जिले में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अब देखिए मेवाड़ नाम आता है, मारवाड़ नाम आता है, एक आता है मेरवाड़ा। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इससे मैं 2-3 तरीकों से आपको ये नाम याद कराने की कोशिश करूंगा कि अजमेर के साथ आप मेरवाड़ा शब्द कैसे याद रखें। देखिए दोस्तों, आज़ादी से पहले भारत जो है वो ब्रिटिश प्रांतों में
और चीफ कमिश्नर प्रांतों में और देशी रियासतों में विभाजित था। ठीक है, प्रशासनिक इकाइयां थी वो 3 तरह की थी। उसमें जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे दोस्तों, वो याद करने की कोशिश करो। चीफ कमिश्नर प्रांत थे जो कितने थे? 4। कौन कौन से? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा और चौथा था बलूचिस्तान, जो बाद में पाकिस्तान में चला गया। लेकिन हमें यहाँ पे मेन फोकस कहाँ करना है? तीसरे नंबर पे मैंने क्या नाम लिया? अजमेर, मेरवाड़ा। तो वहां पे दोनों नाम साथ में याद हो गए। अगर आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में अजमेर, मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर प्रांत राजस्थान में शामिल किया गया। तो वहां से आप याद रख सकते हो अजमेर, मेरवाड़ा को एक साथ। और एक और तरीका है दोस्तों कि ये जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, इनका नाम मेरवाड़ा ऐसे भी है कि यहाँ पुराने समय से ही मेर जाति का निवास रहा है। कौन सी जाति का? मेर जाति का। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियां, या इस क्षेत्र को मेरवाड़ा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने को याद हो जाएगा, मध्य अरावली को अजमेर जिले में मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। दूसरा अपना पॉइंट है दोस्तों टॉडगढ़ या मोराइजी। तो दोस्तों यहां पर इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। टॉडगढ़ या मोराइजी यह मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर, 933 मीटर। ठीक है भाई, याद हो जाएगा आराम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाग की पहाड़ियां दोस्तों आपको अच्छे से पता है, थोड़ा सा रिकॉल करें। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? नाग की पहाड़ियां अजमेर से। याद आया? तो दोस्तों नाग की पहाड़ियां अजमेर शहर के चारों ओर स्थित, अजमेर शहर के चारों ओर स्थित सर्पिलाकार पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? नाग की पहाड़ियां। अच्छा दोस्तों याद करो, उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? गिरवा। और अजमेर शहर के या अजमेर के चारों ओर सर्पिलाकार पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? नाग की पहाड़ियां। दोनों पॉइंट को कंपेयर करते हुए याद कर लेना। अच्छा, यहां से लूनी नदी का उद्गम होता है और साथ ही याद रखें इसके निकट में घाटी क्षेत्र है जिसे क्या बोला जाता है? घूघरा घाटी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, घूघरा घाटी कहां पर स्थित है? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला पॉइंट तारागढ़ या बीठली पहाड़ी मध्य अरावली की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पहाड़ी या दूसरी सब सर्वोच्च चोटी। ऊंचाई कितनी? 873 मीटर, 873 मीटर। ठीक है भाई, ये याद कर लेना। इससे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं दोस्तों, वो अपने देखते हैं। यहां पर 1113 में 1113 में अजय राज ने अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की। अजय राज ने अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की। आगे चलकर दोस्तों यहां पर मेवाड़ के पृथ्वीराज ने तारा महल की स्थापना की और उसी तारा महल की वजह से इसे तारागढ़ नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, गढ़ बीठली भी बोला जाता है और तारागढ़ भी बोला जाता है सॉरी। और मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है 873 मीटर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पे, यहाँ पे ध्यान कर लें, बाकी तो हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे आप इसको। बिशप हैबर ने इस तारागढ़ दुर्ग को, किसको? तारागढ़ दुर्ग को, जिसकी स्थापना या अजय मेरू दुर्ग जिसकी स्थापना अजय राज ने की थी, इसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना राजस्थान की दृष्टि से कि इसे राजस्थान का जिब्राल्टर बोला। क्या बोला? जिब्राल्टर। थोड़ा सा ध्यान करें दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि जो है वो भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और पुराने समय से ही समुद्री व्यापार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जल संधि रही है। वर्ल्ड मैप के अंदर इस जल संधि को जरूर देखें, या इंग्लिश में कहते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो पश्चिम में भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और इस दुर्ग को भी राजस्थान की कुंजी या राजस्थान में शासन के हिसाब से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना बिशप हैबर ने कि इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और यही सारे फैक्ट्स या यही सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मध्य अरावली से।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने उत्तरी अरावली की। तो सिंपल सी चीज है, सांभर के उत्तर पूर्व में खेतड़ी झुंझुनू के बीच का जो भाग है राजस्थान का, वो बेसिकली क्या कहलाता है, अरावली क्षेत्र का, राजस्थान में उत्तरी अरावली। और इसमें कौन कौन से जिले याद रखने हैं, जयपुर, दौसा और अलवर। तो सांभर से लेकर खेतड़ी झुंझुनू के बीच का जो अरावली का क्षेत्र है राजस्थान में, वो उत्तर या उत्तरी अरावली कहलाता है। और 3 जिले आपको याद रखने हैं, जयपुर, दौसा और अलवर। और इससे संबंधित कुछ पहाड़ियां और पठार जो आपको याद रखने हैं वो इस डायग्राम में आपको साफ दिख रहे हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चर्चा करनी है, सिर्फ अपने को नाम याद रखने हैं इनके। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर। तो जयपुर में देखिए दोस्तों, बैराठ की पहाड़ी 704 मीटर 704 मीटर। बरवाड़ा की पहाड़ी जयपुर में 786 मीटर 786 मीटर। अच्छा, चौथ का बरवाड़ा कहाँ है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है, सवाई माधोपुर में। मैं क्या कह रहा हूँ, केवल बरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, जयपुर में। और इस यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 786 मीटर या 786 मीटर। खो की पहाड़ियाँ, और इसमें जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कितनी है दोस्तों, 920 मीटर 920 मीटर। ये 3 होगी दोस्तों। बोबाई की पहाड़ी, इसको थोड़ा सा मैंने अलग इसलिए लिखा है दोस्तों कि कुछ एक बुक्स में ये झुंझुनू में दी गई है, लेकिन ज़्यादातर में ये जयपुर में ही दर्शाई गई है। बोबाई की पहाड़ी कहाँ पर है, जयपुर में ही। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 780 मीटर 780 मीटर। तो ये 4 पहाड़ियाँ दोस्तों, बैराठ, बरवाड़ा, खो और बोबाई, और इनकी ऊंचाई और साथ में बस इतना सा याद रखना है कहाँ पर है ये, जयपुर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीकर से संबंधित, तो सीकर से संबंधित कौन कौन सी पहाड़ियां हैं दोस्तों, अपने पिछले वीडियो पे भी इनके नाम पे चर्चा कर चुके हैं। मालखेत, पलखेत, हर्ष का पर्वत और रघुनाथगढ़। इसमें आप रघुनाथगढ़ की ऊंचाई जरूर याद रखें। क्यों, क्योंकि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है रघुनाथगढ़, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर 1055 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अलवर की। तो अलवर में एक तो आपको पहाड़ी याद रखनी है दोस्तों, उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर स्थित है, क्वेश्चन आ जाए, आंसर क्या होगा, अलवर। और साथ में कांकनबाड़ी का पठार। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा यहां फोकस कीजिए। कांकनबाड़ी का पठार और क्रास्का का पठार दोनों ही अलवर में है, इसी क्षेत्र में है। और ये दोनों ही पठार किसके क्षेत्र में आते हैं, सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर में जो सरिस्का अभ्यारण्य है उसी के अंदर ये कांकनबाड़ी और क्रास्का का पठार स्थित है। ये फैक्ट भी आप जरूर याद रखें। अच्छा, एक बात और, इस कांकनबाड़ी से संबंधित 2 हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, वो याद रखें। यहाँ पर इस कांकनबाड़ी के पठारी क्षेत्र में भानगढ़ का किला स्थित है दोस्तों, और इस भानगढ़ के किले को भगवंत दास जी ने 1573 में स्थापित करवाया था, या इसका निर्माण करवाया था। भगवंत दास जी ने 1573 में भानगढ़ का किला यहाँ पर उसका भानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। कहाँ पर, कांकनबाड़ी के पठारी क्षेत्र में। और यहीं पर कांकनबाड़ी दुर्ग भी है, और इससे भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट जुड़ा हुआ है दोस्तों। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को यहाँ पर कुछ समय के लिए कैद रखा था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को यहाँ कैद रखा था। तो ये कुछ एक फैक्ट्स हैं दोस्तों जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं, कुछ की ऊंचाइयां याद रखनी है, और साथ साथ में बस इतना याद रखना है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, और अलवर से संबंधित हमें 2 पठार याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक बात और दोस्तों, ये जो अरावली क्षेत्र है, ये जो संपूर्ण अरावली क्षेत्र है, इसका सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, बाई चांस आपसे ये पूछ लें तो वो नाम भी आप जरूर ध्यान रखें। यहां लिख देता हूं मैं, वो थे A.M. हैरान। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कोई भी पूछ ले कि अरावली क्षेत्र का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, तो वो थे A.M. हैरान। तो दोस्तों, हमने इन 2 वीडियोस में
अरावली पर पूरा विस्तार से चर्चा कर ली है, इसका पूरा विस्तार समझा है, इसकी विशेषताएं समझी है, ये किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, ये हमने इस पे भी चर्चा की। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी कौन सी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, उसके बाद इसे राजस्थान में कितने खंडों में विभाजित किया जा सकता है, और प्रत्येक खंड पर भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक अरावली के दर्रे जो हैं उस पर मैंने डिस्कशन अभी तक नहीं किया है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एक जटिल टॉपिक है। वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आपको सरल तरीके से बिल्कुल समझाया जाएगा एक अलग वीडियो के अंदर। और अब तक जो अपने ने अरावली के बारे में पढ़ा है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और मैं साइड हो जाऊँगा लास्ट में वीडियो में, आप आराम से पॉज करके या वीडियो को देख के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सारे नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों, तो ये अपनी चर्चा समाप्त होती है अरावली प्रदेश पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। आपके जो भी सुझाव हैं, वीडियो में जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट में अपना जो आपका प्यार है, सपोर्ट है, हमें शो करें दोस्तों। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुराने वीडियोस भी जाकर ज़रूर देखें अगर अब तक नहीं देखे हैं। बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो आ जाएगा आपके पास हाथों हाथ नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जानकार लोग हैं जो आरपीसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के बारे में जानने के इच्छुक हैं, उनसे हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, कोरोना संकट का समय है, पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, खुद की सेफ्टी रखें और अपने परिवार की सेफ्टी रखें। ओके दोस्तों, थैंक यू।